ऑल राइट बच्चों, सो देखो, पढ़ने जा रहे हैं हम लोग पॉलीमर्स के बारे में। एज द नेम सजेस्ट, पॉली का मतलब क्या होता है? मल्टीपल, मल्टीपल यूनिट्स, राइट, ऑफ अ मोनोमर। सो बेसिकली अगर मैं आपको ऐसे बोलता हूं कि पॉलीथीन का मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि व्हेन इथीन यूनिट is repeated many times, then that basically becomes polythene. कहने का मतलब इथीन क्या होता है बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब अगर फॉर्मूला देखूं तो C2H4, ये इथीन हो गया। तो अगर मुझे पॉलीथीन बोलना है तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली ये C2H4 का n टाइम्स हो जाए। अब ये कैसे हो सकता है पॉसिबल? तो आपको ये जो CH2 है दूसरा वाला, डेफिनेटली इनका जो पाई बॉन्ड है उसको किसी तरीके से आपको ब्रेक करके इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा ऐसे बॉन्ड्स के फॉर्म में, और ऐसे यूनिट्स इसमें आकर के जुड़ते रहेंगे फिर से। CH2 अगेन CH2। सो अगर, है ना, तो ऐसा चलता जाएगा। तो दिस इज व्हाट बेसिकली वी मीन पॉली बाई पॉलीमर। अंडरस्टूड? आप अगर इसके डेफिनेशन पे जाओगे तो एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन लिखा है उसको आप स्टैंडर्ड करते हुए ही अगर आपके बोर्ड में आता है तो उसको लिखोगे, राइट? इट इज it is basically taken from the Greek word poly means many, mer means unit or part. So basically that, अगर आप इनके molecular weight को देखो तो बच्चों ये obviously जब आप इसको repetition करते जाओगे many times, if you're going to repeat this, so it will definitely have a very high molecular weight. आप यहाँ पे देखो तो मार्क, इसको मार्क कर सकते हो कि 10 के पावर 3 से 10 के पावर 7 यूनिफाइड मास के आसपास है। 10 के पावर 7 यूनिफाइड मास। सो एक सिंगल मॉलिक्यूल वाटर के कंपैरिजन में एक H2O का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है दैट इज 18 यूनिफाइड मास, 18 यूनिट, या हम 18 AMU भी इसको बोल सकते हैं, या फिर इसको 18 ग्राम पर मोल भी बोल सकते हैं। वी कैन यूज दीज मेनी थिंग्स फॉर द सेम। आप देख लो ये 18 और ये कहाँ है 1000 से लेके 10 के पावर 7, यू कैन इमेजिन किस लेवल तक ये है। सो ये था पॉलीमर का बेसिक डेफिनेशन कि पॉलीमर है क्या। बट अब इसमें दो पार्ट है बच्चों जिस पे क्वेश्चन आते हैं। आपको पॉलीमर का नाम लिखा रहेगा और सीधा उसका मोनोमर आता है। इस पे क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में। नाम दे देगा पॉलीमर की, बैकेलाइट है ना, मेलामाइन रेजिन है, तो उनके मोनोमर का नाम बताओ या स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करो। दूसरे क्वेश्चंस ये आते हैं कि ये कौन से मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन से बना है। बेसिकली क्लासिफिकेशन का पार्ट है। तो अगर आप ये दोनों चीजों को अच्छे से समझ लो तो फिर आपका पूरा पॉलीमर खत्म हो जाएगा। तो लास्ट में अगर अगर आपको एकदम फिक्स करना है, एक रीडिंग तो सबको करना चाहिए, एंड रीडिंग के बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कहाँ पे आपका मेन फोकस रहना चाहिए। वो है ये लास्ट का टेबल, राइट? ये टेबल, ये तो टेबल चलो बहुत कॉन्साइज दिया है, इससे थोड़ी और बड़ी टेबल है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, है ना। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास बहुत ही लिमिटेड है। बाकी जितने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो सारी चीजें अगर आप उसको ध्यान में रख लेते हो तो फिर आपका काम इस पॉलीमर टॉपिक से कंफर्म है कि आपने कर लिया तैयारी। इतना छोटा सा ये टॉपिक है। अंडरस्टूड? तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो पॉलीमर के क्लासिफिकेशन पे पहले हम लोग बात कर लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग मोड पे आएंगे, मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, राइट? सो क्लासिफिकेशन की बात आएगी तो देर आर मेनी बेसिस। जैसे हमने बायोपॉलीमर्स को क्लासिफाई किया था, याद होगा आपको, करेक्ट? कार्बोहाइड्रेट्स में, फिर अमीनो एसिड्स में। तो उसी तरीके से यहाँ पे पॉलीमर्स की क्लासिफिकेशन है। तो अलग अलग सर बेसिस के हिसाब से। हाँ बोलो। सर स्मिथ को एडमिट करना। कर
अंडरस्टूड। सो अलग अलग बेसिस के हिसाब से है इनका क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले इसमें देखो, जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द सोर्स, राइट। ये जो पहला क्लासिफिकेशन है ये किसके बिहाफ पे बेटा? सोर्स के हिसाब से, मतलब जहां से हम पॉलीमर ऑब्टेन करते हैं। तो नेचुरली क्वेश्चन ये आएगा कि कैसे हैं, तो भाई नेचुरल है क्या, नेचर के अंदर ऑटोमेटिक एग्जिस्ट करता है क्या, या नेचर से आने वाले कुछ चीजों में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन हम कर देते हैं तो सेमी सिंथेटिक हो गया। और अगर हम पूरी तरीके से खुद से सिंथेसाइज करते हैं, ह्यूमन मेड्स हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक पॉलीमर्स। अब नेचुरल पॉलीमर, अब आप चूंकि बायोमोलिक्यूल पढ़ चुके हो तो आपको बता देना चाहिए कि नेचुरल पॉलीमर में प्रोटीन्स हो गए जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, रेजिन्स हो गए कुछ, एंड कुछ रबर्स भी हो गए। सम रेजिन्स एंड रबर्स, सारे नहीं बच्चों, कुछ जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, जो प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं, उनकी बात हो रही है। सेमी सिंथेटिक में बात करोगे तो जैसे सेलुलोज के डेरिवेटिव्स जैसे हैं, जैसे सेलुलोज एसिटेट, जिसको हम रेयन बोलते हैं, ये आपके बहुत लोअर क्लासेस में क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अगर आप को मैं बताऊं तो ये छोटी सी चीज आपने अगर ध्यान से थोड़ी बहुत एनसीईआरटी पढ़ी रखी है लोअर क्लासेस में, तो इफ आई एम राइट, ये एट्थ नाइन्थ वाले सिलेबस में भी आपको ये चीज मिल जाएगी कि रेयन क्या होता है इस पे। तो बेसिकली सेलुलोज का नाइट्रेट, सॉरी सेलुलोज का एसिटेट है। सिमिलरली सेलुलोज नाइट्रेट आप देखो तो ये कैटेगरी कौन सी है? सेमी सिंथेटिक की। क्यों? क्योंकि हमने सेलुलोज को एज अ सोर्स यूज किया और इसको थोड़ा मॉडिफाई करके इसमें एसिटेट लगा दिया या इसमें नाइट्रेट लगा दिया। उसी तरीके से मैं अगर बात करूं कि जो बिल्कुल भी नेचुरल सोर्सेस से नहीं है, वो हमारे सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं। उनमें बहुत पॉपुलर अगर नाम आप देखो तो नायलॉन 66 हो गया, पॉलीथीन हो गया, सिंथेटिक रबर्स हैं, ब्यूना एस, राइट। ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। तो ये रहा पहला कैटेगरी क्लासिफिकेशन का, बेस्ड ऑन सोर्स, जिस सोर्स से ये ऑब्टेन होते हैं। इसके बाद आते हैं, राइट, इनके रिएक्शन को थोड़ा लेट में देखेंगे, पहले और कुछ कैटेगरीज देख लेते हैं। ये तो मोड आ गया। अच्छा, सीधा खत्म कर दिया है क्या? एक मिनट। तो इन्होंने तो बहुत ही कम दे रखा है फिर तो उस हिसाब से ना, मेरे ख्याल से ऊपर ही होगा फिर। अच्छा, चलो मैं और भी क्लासिफिकेशन बताता हूँ, नोट्स भी आपको शेयर कर दूंगा। देखो इसके अलावा लीनियर पॉलीमर, मतलब जिनमें कोई ब्रांचिंग नहीं रहती है, मतलब चेन चेन टाइप के हिसाब से बेटा ना। तो लीनियर पॉलीमर्स जैसे हमारा पॉलीथीन है, फिर उसके बाद ब्रांच्ड, बीच बीच में ब्रांचिंग निकल जाए। फिर इसके बाद एक कैटेगरी आती है क्रॉस लिंक्ड, मतलब एक चेन को दूसरे चेन से अटैच कर देना। अगर आपको ध्यान हो तो ये वाली हमारे पास कैटेगरी आती है जो लास्ट वाली, ये है वल्कनाइज्ड रबर। वल्कनाइज्ड रबर में ये चीज आपको देखने को मिलेगा कि सल्फर सल्फर का बीच में इंटरलिंकिंग हो जाती है। और ब्रांच चेन में आप समझ रहे हो कि मोनोमर में अगर थोड़ी ब्रांचिंग हो तो वो ब्रांच चेन के फॉर्म में आता है। लीनियर का मतलब क्या है? तो ऐसा पॉलीमर जिसमें चेन में कहीं पे भी कोई ब्रांचिंग ना हो, है ना। ये क्लासिफिकेशन हो गया। इसके अलावा फोर्सेस के हिसाब से, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के हिसाब से, फोर्सेस के हिसाब से भी क्लासिफिकेशन है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के हिसाब से क्या कैटेगरीज आती हैं? तो उसमें अगर आप ध्यान से देखो तो इलास्टोमर्स, है ना, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग,
उसके बाद फाइबर्स। तो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो यहाँ होता है। ये कौन से फोर्स की बात कर रहा हूँ बेटा? ये बात कर रहा हूँ कि जो एक चेन एंड दूसरे चेन के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, यानी वॉन्डरवॉल फोर्स है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और बताओ वॉन्डरवॉल फोर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? बोलो भाई, बोलो बच्चों। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्ड। वेरी गुड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जिन जगहों पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी सिचुएशन अराइज होगी, जहां पे बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस रहेंगे इंटरमोलिकुलर, वो सब फाइबर की कैटेगरी में आते हैं। बहुत ही स्ट्रांग होता है। और इलास्टोमर सबसे वीक फोर्सेस के अगेंस्ट आते हैं। आपको ये मैं नोट्स भी शेयर कर दूंगा, राइट? इसके अंदर और थोड़ा डिटेल में दे रखा है, एक मिनट चेक कर। चलो ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा तुम लोगों से, ठीक है? तो ये क्लासिफिकेशन हुआ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के हिसाब से। ठीक उसी तरीके से अगला क्लासिफिकेशन होता है कि भाई कितने मोनोमर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, राइट? कितने मोनोमर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं मतलब कि जैसे मान लो आपका अकेला एक CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर यही पॉलीमराइज होकर के आपको पॉलीमर ऑब्टेन हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम कौन सा पॉलीमर? एनीबॉडी? पॉलीथीन। नंबर ऑफ मोनोमरिक यूनिट्स। अगर एक ही टाइप की चीजों से पॉलीमराइज हो रहा है, उसका एक ही सिंगल मोनोमर है, तो उसको बोलते हैं, बोलो? होमोमर। होमोपॉलीमर, राइट? और अगर उसमें मल्टीपल चीजें यूज हो रही हैं, जैसे दो दो, तो उसको कोपॉलीमर बोलते हैं। कोपॉलीमर का कोई एग्जांपल बताएगा? होमोपॉलीमर। BONS। हम्म, होमोपॉलीमर एंड फिर उसके बाद पॉलीथीन। कोपॉलीमर। कोपॉलीमर में मतलब दो मोनोमर इकट्ठे लग जाएं, तो होमोपॉलीमर हो गया, या होमोमर भी सिंपली बोल सकते हो, और फिर कोपॉलीमर हो गया। अंडरस्टूड? इसके अलावा बच्चों फिर एक क्लासिफिकेशन होता है दैट इज डिपेंडिंग ऑन द मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। और यहाँ पे बात आती है फिर रिएक्शंस की। तो आप कहोगे कि सर उसमें क्या है? तो देखो उसमें दो कैटेगरी है डिपेंडिंग ऑन मैकेनिज्म। एक कैटेगरी को कौन सा नाम देते हैं? चेन ग्रोथ, एंड फिर स्टेप ग्रोथ है दूसरा। ये थोड़ा अच्छे से समझ लो, इस पे क्वेश्चन खूब सारे बनते हैं। चेन ग्रोथ, स्टेप ग्रोथ, मतलब चेन ग्रोथ का मतलब है एक बार अगर ये स्टार्ट हो गया ना, तो इसके चेन लेंथ को बहुत डिफिकल्टी होती है कंट्रोल करने में, और एक बार एक साथ लगातार ये हजारों यूनिट्स आपस में ज्वाइन हो सकते हैं। जबकि स्टेप ग्रोथ क्या होता है, हर स्टेप पे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और ये जो स्टेप ग्रोथ का एग्जांपल है ना, ये बहुत सिंपल, आप देखो तो न्यूक्लियोफिलिक जो हमने लास्ट में पार्ट पढ़ा है कार्बोनिल का, उन्हीं के रिएक्शन से जनरेटेड है। कहने का मतलब कि स्टेप ग्रोथ में आपको बहुत क्लियरली दिखेंगे दो अपोजिट नेचर के फंक्शनल ग्रुप जो आपस में रिएक्ट कर जाए। जैसे ये बताओ बेटा, अगर किसी मोनोमरिक यूनिट में दो फंक्शनल ग्रुप हों, कौन से? अल्कोहल भी और कार्बोक्सिलिक एसिड भी। तो बताओ इससे आपको कौन सा रिएक्शन याद आ रहा है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल दोनों के रिएक्शंस आपस में दिए? एस्टेरिफिकेशन। वेरी गुड, एस्टरिफिकेशन। तो इससे बनने वाला क्या होगा? पॉलिस्टर। तो आप ये बताओ जब मैं कोपॉलीमराइजेशन की बात करना चाह रहा हूँ, कोपॉलीमराइजेशन की, और मैं आपके सामने ऐसे बोल दूं कि बेटा मुझे पॉलीमर बनाना है, और एक ही मॉलिक्यूल में दोनों चीजें अवेलेबल रहनी चाहिए, है ना? तो अभी देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे CH2, 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 1 2 3 4 5, एंड मैं यहाँ COOH ले ले रहा हूँ, और यहाँ मैंने OH ले लिया।
तो अब सोचो ये यूनिट एक है और ऐसा ही एक दूसरा यूनिट इसके सामने आएगा, तो अब ये आपस में क्या होंगे, आपस में रिएक्ट करके ये ऐसा बन जाएगा, ये गायब होकर के क्या बन जाएगा, मैं ऐसे ऐसे कर दूं, COO एंड देन COOH एंड फिर OH। अग्रेड। फिर से आप देखो बीच में क्या हो गया, ये एस्टर, और इस साइड क्या है, अभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इस साइड क्या है, अल्कोहल। तो क्या ये रुकेगा, बिल्कुल नहीं। ऐसे ऐसे दो यूनिट आपस में ज्वाइन हो सकते हैं, या ये यूनिट वापस से इस तरह के यूनिट से दोबारा कंबाइन कर सकता है, जैसे मान लो अगर इसी से कंबाइन करना हो। तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है सर, फिर ये यहां से वाटर आप निकाल दो एंड यू आर गोइंग टू अगेन गेट C डबल बॉन्ड O एंड फिर ऐसे ऐसे लास्ट में COH, फिर ये C डबल बॉन्ड O, फिर से इधर क्या OH, और ऐसे ऐसे करके आप एक एक स्टेप आप आगे बढ़ते जा रहे हो। तो क्योंकि हर एक स्टेप के बाद ये कोई इंटरमीडिएट नहीं जनरेट हो रहा है, ये अपने आप में एक कंपाउंड 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 है बेटा ना, ये अपने आप में एक कंपाउंड है। इसलिए इसको बोलते हैं स्टेप ग्रोथ। स्टेप ग्रोथ, और स्टेप ग्रोथ के लिए जरूरी है कौन से फंक्शनल ग्रुप, COOH अगर एक है तो दूसरा आपका उसी मॉलिक्यूल में OH प्रेजेंट होना चाहिए, या उसी मॉलिक्यूल में NH2 प्रेजेंट होना चाहिए। आ रहा है क्या बात समझ में? क्यों, COOH NH2 का क्या रिलेशन है भाई? तो बच्चों RCOOH और अगर आप RNH2 साथ में रखते हो तो कुछ याद है कौन सा रिएक्शन होता है? सबसे पहले एसिड बेस सॉल्ट बन जाएगा, O माइनस NH3 पॉजिटिव R, और फिर अगर आप उसको गर्म करते हो तो आपको RCONHR मिल जाएगा। कहने का मतलब अमाइड मिल गया। तो अमाइड से वो पॉलीअमाइड बना लेगा, और एस्टर वाले ग्रुप से वो पॉलीएस्टर बना लेता है, जिसको हम पॉलिस्टर बोलते हैं। तो पॉलीअमाइड, पॉलीएस्टर, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो ध्यान रखना अगर सिंगल यूनिट यूज कर रहा है तो उसमें ये दोनों रहने चाहिए। अच्छा, आपने एक चीज ध्यान से देखा होगा कि मैंने ये खूब सारे कार्बन ले रखे हैं यहाँ से यहाँ तक, कितने, 5 ले रखे हैं। फिर आपके दिमाग में आएगा सर अगर इसको छोटा कर दें तो, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 ना, अगर मान लीजिए सर इसको CH2 का होल थ्राइस कर दें, मैं आंसर सुनना चाहूंगा आप लोगों के, तो क्या ये बेटा पॉलीमर बन सकता है अगर इसको मैं गर्म करूं तो? क्या ये पॉलीमर बनेगा? अगर मैंने ये चेन लेंथ थोड़ी छोटी कर दी तो क्या ये पॉलीमर बनेंगे? फिर ये इंट्रामोलिकुलर कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर यहाँ अल्कोहल है और यहीं पे कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये आपस में भी तो रिएक्ट करके H2O निकाल सकते हैं, और नंबरिंग कर लूं तो 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर्ड रिंग बनेगा। तो कुछ याद आया आपको, मैंने वहां पे सिखाया था आपको बेटा कि 5 मेंबर्ड के बाद 6 मेंबर तक जाओ, 6 के बाद अगर कुछ होने जा रहा है तो उसको पॉलीमेरिक फॉर्म में लेके जाओ। तो ये देखो, इसीलिए मैंने इसको लंबे लंबे चेन यहाँ रख रखे हैं। तो ध्यान रखना छोटे चेन नहीं होंगे, बड़े चेन होंगे अगर सेम ही मॉलिक्यूल में दोनों फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व है तो ये तो हो गया। किसकी बात मैं कर रहा था, कोपॉलीमर नहीं, ये कौन सी पॉलीमर हो गया जिसमें एक ही मॉलिक्यूल में दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, और स्टेप ग्रोथ की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कोपॉलीमर अगर हमें बनाना हो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या कि भाई दो दो OH ले लिया, तो आपको दूसरा जो इसके साथ वाला चाहिए वो डेफिनेटली ऐसा चाहिए जो कि दो दो COOH रखा हो, तभी तो एक तरफ से ये रिएक्ट करेगा। तो सर। अमाइड, हाँ बेटा। सर आयुष को एडमिट करना। तुमको सब मैसेज कर रहे हैं क्या? यस सर।
गॉट इट? अंडरस्टूड ना? तो हाँ, आ जाओ, चलो देखते हैं। मैं क्या बता रहा था कि अगर आप सेम ही एक ही मॉलिक्यूल ले रहे हो और उसी का पॉलीमर बनाना चाह रहे हो, तो उसमें डेफिनेटली आपस में रिएक्ट करने वाले ग्रुप रहने चाहिए, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड विथ OH, एंड यू नीड टू इंश्योर कि आपस में ही इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करके ये ऐसा ना बन जाए। उसके लिए चेन लेंथ सफिशिएंट होना चाहिए कि वो 6 मेंबर्ड के बियॉन्ड चला जाए। आ गया समझ में? तो वैसी चीजें पॉलीमर बना देती हैं। अच्छा, दूसरा मैं अगर बात करूं, तो ऐसे एग्जांपल्स भी आप ले सकते हो जहां पे आप देखो अल्कोहल आ जाए और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए। तो इससे क्या होगा, ये आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, एस्टर बना लेंगे। यहाँ पे एस्टर बन गया, O C डबल बॉन्ड O, और इधर कार्बोक्सिलिक एसिड है और इधर OH है। फर्दर अगेन यहाँ पे फिर से दूसरा COOH वाला आकर के अटैक करेगा। यहाँ COOH है और इधर की तरफ कौन अटैक करेगा, फिर OH। OH। तो ये एक एक स्टेप से आगे बढ़ेंगे और हर फेज में एक स्टेप के बाद जो भी चीज हमें मिलने जा रही है वो अपने आप में एक स्टेबल कंपाउंड है। इसलिए इसको हम स्टेप ग्रोथ बोल रहे हैं, स्टेप ग्रोथ। और चेन ग्रोथ क्या है, तो आ जाओ समझते हैं। जैसे मान लो बेटा, मेरे पास ये एक मोनोमर है और इसमें कोई आपस में रिएक्ट करने वाला फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं। मान लो बेटा मैंने इसको किस में ले लिया, ROOR। याद है, पेरोक्साइड जब भी हो और लाइट अगर मैं हल्का सा दे दूं तो ये क्या रेडिकल क्रिएट हो जाता है? बोलिए बच्चों, क्या रेडिकल बन जाएगा? क्योंकि ये बॉन्ड कमजोर है तो इट विल फॉर्म RO डॉट। ये सुनो, से बच्चों ये सुनो। Yes, sir. अब ये जो RO डॉट बन गया है, ये RO डॉट जाके दूसरे किसी पॉलीथीन पे अटैक कर देगा, सॉरी दूसरे किसी एथीन पे अटैक कर देगा। और जैसे ही अटैक करेगा क्या बन जाएगा, ये ROCH2 डॉट, एक नया रेडिकल। अब आप इमेजिन करो, ये एक जो रेडिकल जनरेट हुआ है, ये रेडिकल जा करके फिर दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक कर सकता है। आप सोचो, अगर दूसरे पे इसने अटैक कर दिया, दूसरे पे अगर इसने अटैक कर दिया, तो वापस यहाँ पे, तो आप देख रहे हो क्या कुछ चेन रिएक्शन स्टार्ट हो गई, और वो हर स्टेप पे एक इंटरमीडिएट जनरेट कर रहा है, इंटरमीडिएट। अगर वो रेडिकल मैकेनिज्म से जा रहा है तो रेडिकल इंटरमीडिएट जनरेट कर रहा है, और ये ऐसे ही एंडलेसली चलता रहेगा, चलता रहेगा। और लास्ट स्टेप पे पता क्या होगा, कि बताओ रेडिकल कैसे रिएक्ट करते हैं? तो रेडिकल रिएक्ट करने का एक तरीका है कि दो रेडिकल आपस में ज्वाइन करा दो, एक डॉट दूसरा डॉट, आपस में पेयर बना दो, तो क्या बन गया, RR। ये सुनो, दूसरा क्या तरीका होता है कि ये रेडिकल है डॉट और दूसरे वाले कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और ऐसे ऐसे करके तो ये इसके हाइड्रोजन को भी निकाल सकता है। सॉरी, मुझे हाफ हेडेड एरो दिखाना चाहिए। तो कहने का मतलब कि एक बार ये स्टार्ट हो गया तो हर स्टेप पे ये आपको स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक इंटरमीडिएट देता है। तो ये है चेन। और चेन के कितने टाइप होंगे, कि भाई चेन कैसे बन रही है, तो क्या चेन बनते समय रेडिकल इंटरमीडिएट हो रहा है, तो वो रेडिकल पॉलीमराइजेशन हो गया। क्या कार्बोकेटायन बन रहा है, तो कार्बोकेटायन मेथड से पॉलीमराइजेशन हो गया। क्या कार्बेनायन बन रहा है, तो कार्बेनायन साइड से पॉलीमराइजेशन हो गया। अरे आ रहा है समझ में? तो अगर मैं आपसे अब इस पे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करूं कि बेटा ये बताओ, ये आपके सामने मैंने पॉलीथीन दिया, सॉरी इथीन दिया, और इससे क्या बनाना है मुझे, पॉलीथीन। तो क्या आप सजेस्ट कर सकते हो ये कौन से मैकेनिज्म से जाएगा, स्टेप ग्रोथ या फिर चेन ग्रोथ, कौन से जाएगा बताओ? Chain growth. गुड, चेन ग्रोथ से जाएगा, स्टेप ग्रोथ से नहीं जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, इस चेन ग्रोथ में भी ये किससे जाएगा, क्या ये रेडिकल से जा सकता है? फिर अगला क्वेश्चन आएगा, क्या ये कार्बेनाइन से जा सकता है? फिर अगला क्वेश्चन आएगा, क्या ये कार्बोकेटाइन से जा सकता है? बोलिए बच्चों। रेडिकल से जाएगा। बिल्कुल,
क्योंकि सर यहाँ कार्बोकेटायन अगर आप गलती से बनाते भी हो तो आप इमेजिन करो कितना डेंजरस कार्बोकेटायन है। क्या ये ट्रू कार्बोकेटायन अच्छा कार्बोकेटायन है? तो बहुत डिफिकल्ट है कि ये कार्बोकेटायन फेज से जाए, लेकिन बहुत इजी है कि ये किससे चला जाए, रेडिकल से, क्योंकि रेडिकल अगर बन रहा है तो उतना तकलीफ नहीं है। कार्बोकेटायन बनाने में तकलीफ है ना। कई बार ये सिर्फ इसी पे नहीं कि क्या बना सकता है, साथ में रिएजेंट क्या लिया उस पर भी डिपेंड करता है बहुत बारी। जैसे आपने पेरोक्साइड ले लिया किसी के साथ, तो ये तो कंफर्म है कि यार वहां से रेडिकल ही बन करके निकलेगा, वो रेडिकल मेथड से ही जाएगा। कभी अगर मान लो आपने ऐसा ले लिया कि यार CH3 MgBr टाइप में ले लिया, और आपको मालूम है ट्रिमेंडस बेस है, तो आप कहीं ना कहीं क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, कार्बेनाइन। अब वो देख लेना कि कार्बेनाइन का चेन बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक उसी तरीके से बच्चों, अगर आपने BF3 जैसे रिएजेंट ले लिए जो कि बहुत ही अच्छे लुईस एसिड है, तो ये क्या करेंगे, किसी पाई बॉन्ड को ही ब्रेक करके केटायन जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से क्लियरली क्या समझ में आ रहा है कि ये एक कार्बोकेटायन मेथड से जाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब अगला एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ये बताओ, इसको ध्यान से देखो, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग बता सकते हो। CHCN या फिर CH2C डबल बॉन्ड OH, कोई बताएगा इसका नाम क्या होता है? मैंने कॉमन नेम बताया दोनों का, इसका भी इसका भी। If anyone remembers the name, if anyone remember the name, you can share. सर एक्रोलिन नाइट्राइल। इसका नाम क्या है? एक्रोन, बोलो। एक एक्रोल नाइट्राइल। एक्राइलोनाइट्राइल, राइट। और इसका नाम क्या है? एक्रिल्डिहाइड। चलो ये दोनों मॉलिक्यूल को बताओ कौन से मेथड से ये टिक करूं मैं, क्या कार्बोकेटायन से जाएंगे बेटा ये? क्या इनसे कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट आप एक्सपेक्ट करोगे? जल्दी बोलो। क्वेश्चंस देखो अंदर वाले ऐसे ही आते हैं। क्या आप इससे कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनाना एक्सेप्ट करोगे? से यस और नो यार बच्चों। नो सर। नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि सर जैसे ही अगर आप यहाँ कार्बोकेटायन बनाने की कोशिश करते हो, यहाँ H डालते हो और इस पे पॉजिटिव, तो आप देख लो बगल में बहुत ही डेंजरस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और ये अपना पाई कभी देंगे नहीं बल्कि उसके इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, और यहाँ पॉजिटिव है तो और खराब कर देगा ये। वही हालत बेटा यहाँ साइनाइड की भी, इजंट इट? यस सर। तो ये भी नहीं बना सकता। तो ऐसे ऑप्शन आए तो सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा? तो आंसर है कि सर ये दोनों के दोनों में से किसी से भी जा सकता है, रेडिकल से भी और कार्बेनाइन से भी। कैसे? क्योंकि अगर आपने कार्बेनाइन यहां बना दिया तो ये स्टेबल है, याद करो, यहां से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये सुनो। यस सर। तो ये स्टेबल कार्बेनाइन है इसलिए ये बन सकता है, तो ये कार्बेनाइन मोड से भी जा सकता है। कार्बो का रेडिकल की बात करूं तो मैंने आपको एक बार समझाया था बेटा, रेडिकल बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज होती है। इसको इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इमीडिएटली डाल दो रेडिकल के बगल में, तो भी इसको स्टेबलाइज कर देता है। जैसे साइनाइड हो गया, CHO हो गया, COOH हो गया, ये सब इसको स्टेबलाइज कर देती है। ध्यान है? बोलो। तो ये रेडिकल से भी जा सकता है इसे, लेकिन किससे नहीं जा सकता ये? कार्बोकेटायन से नहीं जा सकता। तो ये देखो मेथड्स हैं। बाकी आप एक बारी देख लो कि इसमें कौन कौन सी चीजें लिखी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देख लो, यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन में इन्होंने लिखा है एडिशन, पॉलीमराइजेशन या फिर चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। हाँ, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन को एडिशन भी बोलते हैं। अब आप समझ सकते हो क्यों, क्योंकि एक पे हम अटैक कर रहे हैं तो उससे एक नया इंटरमीडिएट जनरेट हो रहा है जो दूसरे पे ऐड हो रहा है।
फिर एक नया जनरेटर हो रहा है जो तीसरे पे ऐड हो रहा है, इसी तरीके से चलते जा रहा है। जबकि ये जो मैंने स्टेप ग्रोथ की बात बताई थी, स्टेप ग्रोथ वाले को हम कंडेंसेशन पॉलीमर भी बोलते हैं, क्योंकि दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं और एक छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकलते हुए, जैसे वाटर निकलता है हमेशा, यहाँ पे पॉलिएस्टर बनाते समय वाटर निकलेगा, पॉलीएमाइड बनाते समय अमोनिया निकलेगा। तो जब कभी भी एडिशन फॉलोड बाई रिमूवल ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल हो, तो ऐसे चीजों को हम बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। तो कंडेंसेशन पॉलीमर या फिर स्टेप ग्रोथ पॉलीमर एक ही चीज है, और उसी तरीके से चेन ग्रोथ या फिर एडिशन पॉलीमर एक चीज है। तो अब देखो इसमें तीनों मेथड के बारे में बताया है कि एडिशन रेडिकल मैकेनिज्म से कैसे होगा। तो देखो यहाँ पे आपको ये बहुत ज्यादा यूज करता है बेंजोइल पेरोक्साइड। तो मैं तो आपको ROOR में रिप्रेजेंट कर रहा था, इसमें R ग्रुप को इन्होंने बेंजोइल ले रखा। तो बेंजोइल पेरोक्साइड हो गया। अब आप देखो एक एक स्टेप कैसे रेडिकल बना, दूसरे पे जाके अटैक कर रहा है, फिर रेडिकल बना, वो तीसरे पे जाके, और इसी तरीके से पॉलीमर। और चेन टर्मिनेटिंग स्टेप मैंने आपको बताया ही था कि डॉट डॉट दोनों आपस में कंबाइन कर गए। और भी तरीके थे क्या कि इसका और यहाँ का कोई हाइड्रोजन निकाल ले ताकि ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएं, तो वो भी एक तरीका होता है। अंडरस्टूड ना? तो ये रहा हमारा क्या, किसके बारे में, चेन ग्रोथ पॉलीमर के बारे में। ओके। अच्छा, इसमें एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन ये भी आता है बेटा जब भी हम इसकी बात करते हैं। और देख लो, एक बारी कंडेंसेशन भी दिखा दे रहा हूँ आपके सामने, ये चेक कर लो। देखो कंडेंसेशन में देखो यहाँ CH2OH, यहाँ दो ही कार्बन है, ध्यान देना। और यहाँ पे टरथैलिक एसिड, ये मिलके क्या बना रहे हैं बेटा, ये डेक्रोन। ये बहुत फेमस है और इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को याद ही नहीं रहता। जैसे मान लो टेराइलिन बोल दिया या डेक्रोन बोल दिया, तो इसके नाम से आप रिवर्स नहीं आ पाओगे, लेकिन ऐसा बोल दिया उसने पॉलीइथीन, तो आप कहोगे यार ये पॉली है और ये इथीन है, तो इसका मतलब इसका मोनोमर इथीन हो गया। पॉलीक्लो PVC जो लिखा रहता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो विनाइल ग्रुप किसको बोलते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये विनाइल ग्रुप है। और क्लोराइड है तो मतलब ये, इसका मतलब इसी का एन टाइम्स होगा। इसका मतलब आप बना लोगे CH2CHCl, यहाँ CH रख लो, और इसी का एन टाइम्स, ये हो गया आपका PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। लेकिन डेक्रोन लिख दिया तो आप क्या समझोगे, कुछ दिमाग में नहीं आएगा। इसलिए एग्जामिनेशन में ऐसे मॉलिक्यूल्स टारगेट किए जाते हैं। हमारे बात समझ में? पूरे PYQs उठा करके देख लोगे, आपको डेक्रोन के चांसेस कई बार पूछने के ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू पॉलीथीन टाइप के एग्जाम्पल, PVC टाइप के एग्जाम्पल्स। अंडरस्टूड? तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको देखो। और आप देखो अपोजिट नेचर के फंक्शनल ग्रुप भी हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल आपस में एस्टर बना लेते हैं, तो देखो यहाँ एस्टर बनाया भी है। और इसी चीज को फिर n टाइम्स करके रिपीट कर दिया है। तो यही हमारा डेक्रोन का स्ट्रक्चर है। तो ध्यान से देखना, जब पॉलीमर बनाते हैं तो हमेशा ओपनिंग ओपनिंग एंड कर देते हैं, मतलब ओपनिंग ऐसा छोड़ करके हम इसको रखते हैं। ये इसको सिंबलाइज करता है कि ऐसे ऐसे ये चेन एक्सटेंड करते चली जा रही है। आगे बात समझ में यहाँ तक? बोलिए, क्लियर है? यस तो सर। तो जैसे पॉलीअमाइड आपके सामने टेराइलिन या डेक्रोन का एग्जांपल आ रहा है, ठीक उसी तरीके से पॉलीअमाइड्स में जब आप आओगे तो दो बड़ी फेमस कैटेगरी है, नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6 की। अब अगर आपके दिमाग में है कि ये अमाइड्स है, पॉलीअमाइड्स, तब तो आप फिर भी सोच पाओगे कि एक मैं ऐसा बना लेता हूं जिसमें NH2 और दूसरा ऐसा बना लेता हूं जिसमें COH हो, इसी से तो मिलके अमाइड बनता है। तो नायलॉन 6 अगर आप ध्यान से देखो तो इसका मतलब जो हमारा अमाइन है उसके अंदर 6 कार्बन है, और जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है उसके अंदर भी 6 है। देखो ध्यान से, ये 1, ये 4 यहाँ से हो गए, और यहाँ से 1, तो 4 +1 +1 मिला के कितना हो गया 6, और इसमें भी कितना है 6, इसलिए नाम क्या है, नायलॉन 6। एक और मॉलिक्यूल आता है अकेला नायलॉन 6। अकेला नायलॉन 6 का मतलब कि भाई जरूरी थोड़ी ना है कि मैं अलग अलग से NH2 and COH के मॉलिक्यूल्स लूं।
मैं एक ही मॉलिक्यूल ऐसा ले लूं जहां पे एक जगह COOH हो और दूसरे जगह NH2 हो, लेकिन ये आपस में रिएक्ट ना करे, इसलिए इनमें सफिशियंट नंबर ऑफ कार्बन का गैप होना चाहिए, और इसीलिए यहाँ पे 6 कार्बन रखा है। 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 कार्बन के बाद एक NH2, जब इसको आप अटैक कराओगे तो 7 मेंबर्ड का रिंग बनेगा, इसलिए इंट्रामोलिकुलर अमाइड फॉर्मेशन नहीं होगा। ये मैंने आपको पढ़ाया था, याद करो, जब मैंने अल्फा बीटा गामा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड का हीटिंग, अल्फा बीटा गामा अमीनो एसिड के हीटिंग के बारे में बताया था, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव टॉपिक में। आपको ध्यान है? ध्यान है? बोलिए। यस सर। तो ये वहीं से ली हुई चीजें हैं बच्चों, तो इसमें बहुत डिफिकल्टी नहीं होगी। बस आप अच्छे से अगर इसके रीडिंग कर लिए, और ये छोटे छोटे पॉइंट जो मैंने भी आपको बोला, कई बारी मैकेनिज्म में इसी से फंसा देगा। वो आपको छोटे से एग्जांपल लिख करके पूछेगा कि क्या ये पॉलीमर बनाएगा, जैसे मान लो इतना ही लिख दिया NH2, और बोलेगा कि क्या ये पॉलीमर बना सकता है। आप अगर दिमाग में आपके भूल गया है तो आप यहाँ पे गलत कर दोगे। ये मैकेनिज्म से रिलेटेड सीधा सीधा क्वेश्चन। अंडरस्टूड? हाँ। तो ये रहा नाइलॉन 6 के बारे में। तो आप देखो नाइलॉन 6 क्या है। आप अगर ध्यान से देखो तो ये नाइलॉन 6 का अगर आप मोनोमर देखने की कोशिश करो तो मैं इसको ओपन कर सकता हूं। ऐसा बनेगा COOH CH2, काउंटिंग कर लो 1 2 3 5 एंड CH2 एंड फिर NH2। चाहो तो आप लास्ट में ऐसे करके लिख लो। ये अब ये आपस में ज्वाइन करके एक कंपाउंड बना के, अगर देखा जाए तो एक कंपाउंड है जिसको कैप्रोलेक्टम बोलते हैं, ये आपस में ज्वाइंट। जब इनकी हाइड्रोलिसिस कराते हो आप तो ये ब्रेक डाउन होकर के ये लंबी चेन दे देते हैं, और अगर गर्म कर दो उसी के साथ साथ तो आपस में ये ज्वाइन होकर के पॉलीमर बना लेते हैं। तो देख लो ना, ये आपस में पॉलीमर बना लेंगे। कहने का मतलब कि अभी ये आपस में रिएक्शन नहीं, बल्कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करता जाएगा। इसका COOH पार्ट, ऐसा ही एक दूसरा मॉलिक्यूल साथ में यहाँ बगल में रख दो NH2, और इसका COOH आपस में रिएक्ट करके एन टाइम्स बनाएगा। तो ये नायलॉन 6 है। अब आप देख लो ये फाइबर्स की कैटेगरी में है, बहुत स्ट्रांग है। क्यों दिख रहा है आपको हाइड्रोजन बॉन्ड? बच्चों दिख रहे हैं? ये देखो आप, यहां ध्यान से देखो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्या दिख रहा है? NH बॉन्ड, OH बॉन्ड, जहां पे भी इस तरह की चीजें आ जाएं वो सब। तो नायलॉन 6 हो गया या नायलॉन 6 हो गया, ये सब बहुत ही नेक्स्ट लेवल की स्ट्रेंथ रखते हैं। और अगर आप इनके यूजेस देखो तो उससे भी आपको यूसेज से भी मालूम चल जाएगा। जैसे नायलॉन 6 इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टायर कॉर्ड्स, फैब्रिक्स एंड रोप्स, जहां पे बहुत हाई स्ट्रेंथ की जरूरत पड़े, उन सब जगहों पे यूज। अंडरस्टूड? तो ये मोड के बारे में भी मैंने आपको समझा दिया कि कैसे होता है ना। और बाकी यस, तो एक और इम्पोर्टेंट चीज है जो एग्जाम में पूछता है, और वो ये है कि भाई लो डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या होती है। तो चलो भाई, कौन बताएगा मुझे व्हाट इज द डिफरेंस? देखो नाम से तो बात सही है कि सर एक का डेंसिटी लो होगा एक का हाई होगा, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, इन कैसे बनते हैं ये, और कैसे हाई डेंसिटी हम बना सकते हैं? बताओ देविक। सर लो डेंसिटी में तो सर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे करते हैं, लेकिन जो हाई डेंसिटी होता है सर उसमें हम जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही चीज इस कैटलिस्ट को बहुत फेमस कर देता है। आप ध्यान से देखो तो PYQs आप ढूंढोगे ना तो उसमें पूछता है एग्जाम में कि व्हाट इज जिगलर नाटा कैटलिस्ट एंड इसको यूज क्यों करते हैं। ठीक है, और जिगलर नाटा कैटलिस्ट होता क्या है?
बताओ क्या होता है? सर TiCl4 प्लस TiCl4 प्लस, बोलो, एल्यूमिनियम, सर एल्यूमिनियम के 3 इथाइल। ALET, यस, हाँ जी। ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड TiCl4, इन्हीं के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? जिगलर नाटा कैटलिस्ट, है ना? अच्छा, अगर ये कैटलिस्ट ना रहे, जो इसको देखो अंडर अ प्रेशर ऑफ 6 to 7 एटमॉस्फेयर कर रहे हैं तो हाई डेंसिटी पॉलीमर बन रहा है, जबकि लो डेंसिटी के लिए आप देख लो कि हाई प्रेशर ऑफ अराउंड 1000 to 2000 एटमॉस्फेयर हम रख रहे हैं पॉलीमर का। मतलब किसकी बात कर रहा हूं मैं? अगर पॉलीथीन की बात करूं तो यानी CH2, अगर ये मॉलिक्यूल है क्या? बाय नेचर इट इज गैस, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इज बाय नेचर इट इज गैस। तो एक गैसियस रिएक्शन को आपस में अगर करा रहे हो, आपस में उनकी कोई रिएक्टिविटी नहीं है, तो जनरली टेक्स प्लेस एट हायर टेम्परेचर, क्योंकि ये किसके थ्रू जाएगा? फ्री रेडिकल एडिशन के थ्रू जा रहा है। आ रहा है बात समझ में? तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर चलो ठीक है, समझ में तो आ गया कि अगर आप ऐसा कराओगे तो लो डेंसिटी बनेगा, ऐसा कराओगे हाई डेंसिटी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इज, सर डेंसिटी लो क्यों होता है? यस, एनीवन? Why when you are simply heating polythene at higher pressure, in the absence of any catalyst, in the presence of some peroxide, तो why the density decreases? And वही चीज अगर आप जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज कर लो तो उसी चीज में ये हाई डेंसिटी कैसे करते हैं? क्योंकि डेंसिटी का लेना देना तो मास पर यूनिट वॉल्यूम से है ना। तो देखो इसके ना रिएक्शन पे फर्क पड़ता है। जब आप ऐसे लिए रहते हो और आपने कोई कैटलिस्ट वगैरह नहीं यूज किया है, कोई सेलेक्टिविटी नहीं है, तो ऐसे केस में जो भी यहाँ पे इंटरमीडिएट क्रिएट हो रहे हैं, रैंडमली आपस में रिएक्ट करते करते लीनियर चेन के साथ साथ बीच बीच में कुछ ब्रांचिंग क्रिएट कर देते हैं। देखो जिसको एनसीईआरटी में ऐसे दिखाया गया कि एक चेन जा रही थी बीच में ऐसी ब्रांचिंग, ये चेन जा रही है बीच में ऐसी ब्रांचिंग, ये जा रही है बीच में ऐसी ब्रांचिंग। तो ये जो ब्रांचिंग है ना, ब्रांचिंग से याद करो मॉलिक्यूलर वेट सेम रहने के बावजूद इसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। डू यू गाइस रिमेम्बर कि अगर मैं बोलूं कि बेटा लीनियर चेन है तो लीनियर में ब्रांचिंग कर दो, सेम मॉलिक्यूलर वेट अगर हो, इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? तो ये ऊपर वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। याद आ रहा है? इसकी पैकिंग अच्छी है, गुड पैकिंग, इसकी पैकिंग खराब है। तो जिसकी पैकिंग अच्छी होगी नेचुरली उसकी डेंसिटी भी अच्छी होगी। तो जब जिगलर नाटा कैटलिस्ट यूज करते हैं तो बेसिकली ये लीनियर चीज को वो करने की कोशिश करता है, जैसे यहाँ पे देखो ऐसे बनाया हुआ लीनियर बिल्कुल, और जबकि यहाँ पे बात करूं तो ये ऐसे ब्रांचिंग क्रिएट होगी। आ रहा है बात समझ में बच्चों? तो ये चीज ध्यान रखना, लो डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी पॉलिथीन के बारे में ये सब आता है। अब आप देखो मैं क्यों बार बार आपको बोल रहा था कि यार याद कर जाओ स्टाइरीन किसे बोलते हैं। तो यहाँ पे अब देखो जिन्होंने याद कर लिया है उनको बहुत हेल्प मिलेगा। स्टाइरीन एंड 1,3-ब्यूटाडाइईन, इनके कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? ब्यूना एस। तो कोई बताएगा ब्यूना एन क्या होता है फिर? सर हाँ, एक्राइलोनाइट्राइल के साथ। बिल्कुल सही जवाब। एक्राइलोनाइट्राइल मतलब CH2 डबल बॉन्ड CHNCN, एक ये ले लो और दूसरा ये ले लो, इथिलीन, सॉरी इथिलीन बोल रहा हूँ, ब्यूटाडाइईन। तो इसीलिए देखो BUNA का मतलब वहीं से आया हुआ है बेसिकली, है ना? ठीक है। और ये SNN से ध्यान में रखना है, एक स्टाइरीन है, N का मतलब नाइट्राइल है, तो क्राइलोनाइट्राइल। तो इस चीज को ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये यहाँ लिख देगा और इसके मोनोमर्स पूछेगा, जो मैंने बोला है कि ये इंपॉर्टेंट टास्क है आपके लिए। तो विथ एग्जाम्पल इसको ध्यान देना। कैसा एग्जाम्पल है ये, किस टाइप का पॉलीमर है? ऑफ कोर्स कोपॉलीमर, क्योंकि एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं, बेसिकली 2 मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे हैं। अंडरस्टूड? तो ये तो हो गया बच्चों मोड ऑफ क्लासिफिकेशन इन सब चीजों के बारे में। और कोई चीज आपने इसमें पढ़ी हो जो आपको डाउट लगा हो तो मेरे से बात करके पूछ लो उसको, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड है। किसके बारे में? पॉलिस्टर तो है ही, लेकिन ये चीज ध्यान से देखना, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, है ना? मतलब इसमें एक आपका फॉर्मल्डिहाइड मोनोमर है और एक फिनॉल है। इसको एसिड कैटालाइसिस से अगर आप करो तो आप समझ रहे हो इसका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाएगा ऑर्थो एंड पैरा पे, और मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन के भी चांसेस है। तो देखो ये 3 कंपाउंड जनरेट होते हैं जो कि मेनली मोनोमर की तरह आपस में काम करते हैं। और अगर मोनोमर की तरह काम किया, जैसे n टाइम्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज गोइंग टू कंबाइन, तो ये जो कंपाउंड बन के आया है इसको नोवोलैक बोल रहे हैं। जब इसमें इधर 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 तीनों तरफ वाली चीजें अगर कंबाइन हो गई, तो ये जो आपको जनरेट होकर के आया इसको बोलते हैं बैकेलाइट। सो बैकेलाइट इज अ पॉलीमर ऑफ HCHO, means formaldehyde and phenol. इनफैक्ट नोवोलैक के बारे में भी बोले तो वो भी इसी का है। नोवोलैक एंड इसमें फर्क ये है कि ये इसका मोनोमर होता है बेकेलाइट का। देखो देखो ध्यान से, OH है, यहाँ नीचे भी ज्वाइन कर लिया है ना, साइड में भी ज्वाइन कर लिया। तो क्या हो रहा होगा इसमें? तो नेचुरली ROH एंड दूसरा ROH अगर सामने हो तो ये H+ से एसिडिफाइड करके इसको आप बाहर निकाल करके ये अल्कोहल वहां अटैक करा सकते हो, मतलब ईथर बना सकते हो। तो ईथर वाले चीजों की तरह से एक पॉसिबिलिटी है जाने की। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ ईथर भी नहीं बना है, दिख रहा है? दिस इज नॉट अ ईथर। इज इट अ ईथर? यहाँ OH है, यहाँ CH2OH है, फिर इसका रिएक्शन किसके साथ करा दो? फिनॉल के साथ करा दो, ये CH2OH के साथ। अब बताओ अगर H+ डालोगे तो क्या दिख रहा है? यहाँ पे अटैक करके ये कार्बोकेटाइन बना देगा एंड इट विल बी अ स्टेबल कार्बोकेटाइन। बोलिए, क्या ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है? बिल्कुल है। एक तो ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, ऊपर से यहाँ से लोन पेयर इसको मिल भी सकता है स्टेबलाइज करने के लिए। उसके बाद ये दूसरे वाले मॉलिक्यूल के ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कर देगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक, और इधर क्या है हमारे पास CH2OH। तो बेसिकली फिर से ये बड़ा हो गया, वही जो स्टेप ग्रोथ की मैं बात कर रहा था। यहाँ पे OH एंड यहाँ से, एंड फिर इसी तरीके से आप अगले मॉलिक्यूल पे अटैक कराना, अगले मॉलिक्यूल पे अटैक कराओगे तो नोवोलैक बन जाएगा, मतलब ऑर्थो वाला। उसी तरीके से अगर ऑर्थो मेटा पैरा तीनों पोजीशन पे, इधर से भी सामने, इस साइड से भी, इधर इस साइड से, अगर तीनों पोजीशन की चीजें हो रही है तो वो क्या बन गया? तीनों साइड का हो रहा है या दोनों हो रहा है? देखो मुझे लग रहा है ऑर्थो पैरा हो रहा है, आप चेक करो, ये ऑर्थो पैरा। इसका मतलब कि अगर आपको नोवोलैक बनाना है तो आप सिर्फ इसी का यूज करके बना लो, यानी फर्स्ट वाले का। और अगर आपको बेकेलाइट बनाना है तो आप इसका यूज करके बना सकते हो। ये बेकेलाइट का मोनोमर है। हालांकि ये सारे मोनोमर्स बने किससे हैं? इन दोनों से। तो कभी पूछे ये किसका मोनोमर है तो आपको आंसर क्या करना है? फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनॉल का।
ये बेकेलाइट का है ना, क्योंकि यहाँ कार्बोकेटाइन बन के, मतलब ऐसे सोचो ना कि इन दोनों जगहों पे ये कार्बोकेटाइन बन गया, इकट्ठे नहीं बनेगा स्टेप बाय स्टेप, और दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक कर रहे हैं। तो ये यहां से जुड़ जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं रिवर्स साइड में लिख दूं, यहाँ फिनॉल और यहाँ CH2OH, और तो ये यहाँ पैरा पे भी अटैक कर सकता है। तो इसलिए ये देखो आप यहाँ पे कुछ इस तरीके का, दिस इज बेकेलाइट। ठीक, इसी तरीके से मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर है। अच्छा, एक बार एग्जाम में पूछ लिया था, पता है मेलामाइन के पास कितने लोन पेयर प्रेजेंट है? क्या काउंट करके बता सकते हो बच्चों? हाउ मेनी लोन पेयर्स डू वी हैव इन केस ऑफ मेलामाइन? ये स्ट्रक्चर याद कर लेना। 6 दिख रहा है सबको? कई सारे लोग गलती क्या कर देते हैं पता है, वो ये सोचते हैं कि ये लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, बल्कि ये डिलोकलाइज्ड है। बच्चा डिलोकलाइज्ड हो तो उसको दोनों जगहों में काउंट करते हैं, पाई में भी काउंट करते हैं, लोन पेयर में भी काउंट करते हैं, बट नॉट फॉर हाइब्रिडाइजेशन। है तो लोन पेयर ना, चलो डिलोकलाइज हो गया अलग बात है। सो 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 4 लोन पेयर यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार आ गए हैं ना। तो ये ध्यान रखना, मेलामाइन का स्ट्रक्चर आपको एकदम याद हो जाना चाहिए। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। कभी एग्जाम में पूछ ले कि नंबर 1 एंड इसे और इसे 2 एंड बोल रहा हूँ, कौन ज्यादा बेसिक है, 1 की 2? सर 2। समझ आ रहा है ना सबको? क्योंकि 1 एंड का लोन पेयर तो डिलोकलाइज्ड है, 2 का तो वहां फिक्स है, और ऊपर से नेगेटिव भी आ जाएगा उसके ऊपर, तो इसलिए दैट विल बी बेटर। अंडरस्टूड ना? सो ये पॉलीमर्स के लास्ट कुछ पार्ट्स हैं। कोपॉलीमर, होमोपॉलीमर मैंने एक्सक्यूज मी आपको सर। पहले ही समझा दिया। हाँ बोलो। सर अस्मित को एडमिट कर लो। ठीक है, सो वी आर डन विद द मोड क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। अब एग्जाम में रबर के बारे में भी खूब टारगेट करता है, करेक्ट? रबर के बारे में भी तो पूछता है जनरली कि यार ये बताओ, नेचुरल रबर एंड सिंथेटिक रबर में क्या डिफरेंस है और क्या क्या चीजों से मिलकर बने होते हैं। तो देखो, नेचुरल रबर आप ध्यान से देखो तो क्या है, इसको देखो, ये फॉर्म को देखो ध्यान से। अगर इसका मोनोमरिक यूनिट ढूंढने की कोशिश करो तो क्या मिल रहा है? हम्म सर आइसोप्रीन। मतलब ये मिल रहा है बेसिकली ब्यूटाडाइन, और साथ में एक CH3 का ब्रांच है। यही है ना बेटा? देखो ध्यान से, यही है यस स्ट्रक्चर सर। नेचुरल रबर का। तो जब आप इसको आइसोलेट करोगे, यहाँ पे रेडिकल बना के इसको ब्रेक करोगे, ये इधर चला जाएगा, तो यहाँ एक डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, और बीच में खाली तो वही है, देखो ये आइसोप्रीन। तो कैसे पॉलीमराइज करते हैं ये सब? तो आप कौन से मेथड से जा रहे हो उस पर डिपेंड करता है। मान लो मुझे कोई इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक कर रहा है, या कोई रेडिकली अटैक कर रहा है, तो रेडिकल अटैक करने के बाद क्या होगा? व्हेन R डॉट विल अटैक, तो इसका एक बॉन्ड उठ करके यहाँ इसके हेड पे आ जाएगा। सो बेसिकली वी विल गेट CH2 डबल बॉन्ड C CH3 एंड CH डॉट, एंड यहाँ CH2NR, और ये डॉट मिलकर के इधर आ गया, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। कहने का मतलब कि डॉट इस एंड पे और पाई बॉन्ड बीच में चला जाता है, वो इंपॉर्टेंट है, वो नहीं भूलना चाहिए। और ये ऐसे ही चला जाएगा, तो देखो इसलिए बीच में एक ही पाई बॉन्ड दिख रहा होगा आपको।
और वो भी बीच में। तो जब आप यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करना तो ध्यान से देखो, यहाँ पे आप बॉन्ड बनाओगे, ये उठ के यहाँ आ जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। सो बेसिकली यू विल हैव पाई बॉन्ड ओवर हियर एंड एट द एंड बीच में पाई बॉन्ड नहीं है, जो कि यही स्ट्रक्चर। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि भाई नेचुरल रबर में मोनोमेरिक फॉर्म का नाम क्या है, तो क्या नाम है? आइसोप्रीन। ये पूरा जो स्ट्रक्चर बना है यही क्या है? नेचुरल रबर। तो आप देखो, जब एक सिंगल पाई बॉन्ड हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी तो अराइज हो जाता है। बोलो भाई, एक सी डबल बॉन्ड यस सी और सर। इधर आर। तो बताओ ये कौन सा फॉर्म आपको दिख रहा है यहाँ पे देखने से? ये जो पॉलीमर आप देख रहे हो इसमें कौन से फॉर्म में अरेंज्ड है? सब सिस में है या ट्रांस में? चेक करके देखो। हाँ, कौन से फॉर्म में है ये? बोलो। सिस। देखो ना, ऐसे देखो, ब्रेक कर लो। ये पूरा ग्रुप जैसा दिख रहा है वैसे ही ये ग्रुप दिख रहा है। तो सिमिलर ग्रुप ऑन द सेम साइड ऑफ द पाई बॉन्ड क्या बोलेंगे उसको? सिस ना। तो इसलिए अगर आप देखो तो यहाँ कहीं जरूर वर्ड में मेंशन होगा, ये नेचुरल पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर of this, and it is also called a cis 1,4 polyisoprene। ध्यान दो, वर्ड ध्यान से देखना, वर्ड ध्यान से देखो, इन्होंने क्या यूज किया है? cis 1,4 पॉलीआइसोप्रीन, इस पॉलीमर का नेमिंग कर रहा है। तो यानी इसको आप आइसोप्रीन भी बोल सकते हो। तो आइसोप्रीन बोल लो, मतलब इसी 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 फॉर्म को आइसोप्रीन, आइसोप्रीन बोलो, या आप बोल लो कि 2-methyl 1,3-butadiene इन सिस फॉर्म, एक ही बात है। सॉरी, 2-methyl 1,3-butadiene पॉलीमराइजिंग इन सिस अरेंजमेंट, क्योंकि जब ब्यूटाडाइन है तब थोड़ी ना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है यहाँ पे। तो जब इस फॉर्म में आता है तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज होता है। ठीक है, अब इसी इसी से मिलते जुलते हमारे पास क्या बोलते हैं, दूसरे फॉर्म भी आते हैं सिंथेटिक रबर्स में। अब उसमें आप देख लो इन्होंने क्या क्या यूज कर रखा है। कहानी वही है, डबल बॉन्ड यानी ब्यूटाडाइन वाली ही स्टोरी है, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ये। अब इसी में अलग अलग ब्रांचिंग क्रिएट करके अलग अलग स्टोरी बना रहे हैं। जैसे ये देखो, नियोप्रीन, 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 ध्यान देना, भूलना मत बच्चों। आइसोप्रीन का मतलब CH3 का ब्रांचिंग। और आइसो ग्रुप से आपको याद भी आ जाना चाहिए कि यार आइसो का मतलब तो CH3 का ही ब्रांचिंग होता है लास्ट में। और नियोप्रीन बोल रहा है तो क्लोरीन का ब्रांचिंग कर रखा है, जिसका नाम क्या है? क्लोरोप्रीन। और पॉलीमर का नाम क्या है? नियोप्रीन। सो नियोप्रीन इज नॉट अ नेचुरल रबर, इट इज अ सिंथेटिक रबर। ये पॉलीमर है नियोप्रीन। ये क्या था? ये आइसोप्रीन था। देखना, गड़बड़ मत करना यार तुम लोग। ये आइसोप्रीन है नेचुरल रबर का, नियोप्रीन इज द नेम ऑफ द पॉलीमर, एंड उसका फॉर्म कौन सा था? क्लोरोप्रीन। मोनोमर कौन सा था? क्लोरो। ठीक है, आ रहा है बात समझ में? तो सिंथेटिक रबर्स में ये पूरी कैटेगरी आएगी, इसको ध्यान से देख लेना। फिर आप उसी तरीके से आगे बढ़ते जाओगे तो कॉन्जुगेट का नॉर्मल अल्कीन के साथ रिएक्शन, तो ये आपके पास ब्यूना एन का फॉर्मेशन हो रहा है, वही रेडिकल बना बना करके करते चले जाओ। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस होल पॉलीमर चैप्टर। तो कहने का मतलब यार इसमें ना बहुत ज्यादा कुछ नया रिएक्शन टाइप या ये सब पढ़ने की कुछ खास जरूरत है नहीं। आपको बहुत फोकस्ड होकर के ये समझना है कि मोनोमर कौन सा है, पॉलीमर कौन सा है, और कौन से मोड से जा सकते हैं। अगर आप ये तीन बातों का ध्यान रखते हो तो आपको पॉलीमर में कोई खास डिफिकल्टी नहीं आएगी। हाँ, कभी कदार ऐसा भी होता है बच्चों की एग्जाम्पल्स भी पूछ लेता है वो, जैसे पूछ लेगा कि भाई जो PVC है उसका क्या यूज होता है। तो यहाँ पे आप देख लो PVC के यूजेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेन कोट्स, हैंड बैग, विनाइल फ्लोरिंग, है ना, वाटर पाइप्स, जो हमारे
घरों में यूज होते हैं वो पीवीसी के ही होते हैं। समझ गए? ओके, तो इसी तरीके से आप इसको प्लीज एक बारी गो थ्रू कर लेना और ये पूरा टेबल याद कर लेना। अच्छा, अब आती है बात कि सर जब जब आपने डिस्कशन कर दिया पॉलीमर्स का और आपने ये भी बताया कि चेन लेंथ बहुत बड़ी भी हो सकती है, तो क्या पॉलीमर का कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला होगा, जैसे C80 हो जाए 80 कार्बन का चेन या 90? तो बेटा आंसर है ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसीलिए पॉलीमर्स को कोलाइडल की कैटेगरी में रखा जाता है। कोलाइडल क्यों? क्योंकि इनके एक तो पार्टिकल साइज बहुत बड़े होते हैं, साथ के साथ ये पार्टिकल साइज बड़े होने के साथ नॉन होमोजीनियस इन नेचर होते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि सारे कार्बन एक ही लेंथ के हो, मतलब सारी चेन एक ही लेंथ की हो, छोटी बड़ी हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट का एवरेज निकाला जाता है। और वो आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, thus the polymer sample contains change of varying length. This is very very important. Hence its molecular mass is always expressed as an average. Understood? और ये सब डिटरमाइन करने का तरीका क्या है हमारे पास? याद करो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा था हम लोगों ने। सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप बहुत ही लो कंसंट्रेशन में इसका यूज करके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट ले लो आप इनके, और वहां से आप मॉलिक्यूलर वेट डिटरमाइन कर लो। सबसे अच्छे तरीकों में से एक है ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज करके आप चेक कर लो, जो एवरेज आएगा यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट। ओके, सो दैट्स ऑल एवरीवन रिलेटेड टू द पॉलीमर टॉपिक। सो आपको एक डायरेक्शन आई होप कि मिल गया होगा कि कैसे हमें सोचना है। और बाकी तो ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर आप बात करो तो इसमें यार मेनली आपको अच्छे से रीडिंग लगा के शॉर्ट नोट्स क्रिएट करने हैं। ये 14-15 पेजेस को आपको 2 से 3 पेजेस में अपने नोटबुक में समेट लेना है। वो अगर आप कर गए तो इससे बहुत हाई चांसेस होते हैं एक आध क्वेश्चन आने के। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं। एक आधा क्वेश्चन और एकदम फ्री का क्वेश्चन है, सबसे कम एफर्ट में ये टॉपिक प्रिपेयर किया जा सकता है ना? सो दैट्स ऑल। और इसी के साथ में ये लेक्चर पॉलीमर का कंप्लीट करते हैं।